आज बुजुर्ग दंपति बहुत उदास बैठे थे क्योंकि दयाराम जी को कैंसर की बीमारी ने घेर लिया था और वह गांव में रहते थे। उनका इलाज करवाने के लिए शहर जाना था। वैसे शहर में उनका बेटा अजय रहता था। उनके बेटे ने भी उनसे कहा था कि पिताजी आप गांव से शहर आ जाइए, आपका यहाँ अच्छे से इलाज हो जाएगा। यही सोचकर दोनों पति पत्नी शहर आए थे। बेटे ने तो उन्हें बुला लिया था, लेकिन बहू को उनका रहना यहाँ पसंद नहीं था। वह उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। वह उन्हें गंवार समझती थी। एक दिन की बात थी। अजय अपने पिता से कहता है, पापा जी आपसे कितनी बार कहा है जो सामान जहाँ से लिया कीजिए वहीं रखा कीजिए। यह आपका घर नहीं, जैसा मन करे वैसा करोगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा। यह थाली यहाँ बेड पर क्या कर रही है, इसको सिंक में रख कर आइए। अभी मोहिनी ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी। उसे सब फैला हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। और आप अपना यह अखबार, किताब, चश्मा और दवाई भी यहाँ से हटा लीजिए। हॉल पूरा साफ सुथरा होना चाहिए। मैं मोहिनी के लिए मैगी बना देता हूँ, वह ऑफिस से आती ही होगी। और प्लीज़ मेरा काम मत बढ़ाइए, समझे। गुस्से में अजय अपने पापा दयाराम जी से कहते हुए रसोई में चला जाता है। दयाराम जी उदास मन से अपनी पत्नी शर्मिला जी की तरफ देखने लगे तो शर्मिला जी मुस्कुराकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। उन्हें कुछ समय पहले ही पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है। बेटे के बुलाने पर शहर में आ गए थे ताकि अच्छे से अस्पताल में इलाज हो सके। इलाज चल ही रहा था, अभी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी जो समय पर लेनी थी। उनकी पत्नी शर्मिला जी तभी बात को बदलते हुए घर की सफाई करने लगी और धीरे से दयाराम जी को बोली, कहीं कुछ रह गया तो बहू कल की तरह फिर गुस्सा करेगी। लाइए यह थाली मैं ही उठाकर अंदर रख देती हूँ। शर्मिला जी अपने बेटे से बड़े प्यार से बोले, अरे अजय, तेरे बाबूजी और मेरे लिए भी दलिया बना देना, बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। अजय और गुस्से में बोला, अरे मम्मी, अभी तो आप दोनों ने फ्रूट खाए थे, थोड़ा अपने मन पर काबू रखना सीखो। बार बार क्या खाना पीना लगा रखा है और यहाँ आकर तुम लोग कुछ ज़्यादा ही खाना खा रहे हो और दिन भर फ्रूट खा रहे हो। बेटे अजय के मुंह से यह सब सुनकर शर्मिला जी हैरान रह गई। वह तो बेटे के घर को अपना घर समझ रही थी, इसलिए तो आई थी, पर यहाँ आकर उन्हें लगा कि यह उनका घर नहीं है। वह तो यहाँ बस मेहमान हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक ही सीमित हैं। वह अपनी पूरी बात करके वहाँ से चला गया, पर शर्मिला जी का मन उदास हो गया। तब दयाराम जी बोले, रहने दो शर्मिला, मुझे दलिया नहीं खानी। अपने गांव के घर में जब कभी कुछ खाना होता था तो अपनी मर्जी से खा पी लेते थे, पर यहाँ तो बेटे के घर में हर चीज़ के लिए मुंह ताकना पड़ता है। मन मर्जी से हम कुछ खा पी भी नहीं सकते। जानती हो क्यों? क्योंकि यह हमारा घर नहीं है। हमारे घर पर तो उसका पूरा अधिकार है, पर बेटे के घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तो मुझे सोच समझकर उससे बात करना पड़ता है, मानो मैं नहीं, वह मेरा बाप है। बेचारी शर्मिला जी कुछ शांत होकर सोचने लगी। मजबूरी में यहाँ आई थी। वह अपने पति के साथ अच्छी भली गांव में रह रही थी। अचानक से दयाराम जी को कैंसर हो गया और तबीयत बिगड़ने लगी।
गांव के डॉक्टर से दिखाया पर वहां इसका इलाज संभव नहीं था। अजय को बताया तो उसने गांव से शहर आने को कहा क्योंकि गांव में इलाज की सुविधा नहीं थी। शर्मिला जी जैसे तैसे दयाराम जी को शहर ले आईं। वहाँ डॉक्टर को दिखाया। एक रोज़ जब डॉक्टर के पास वह बैठे थे तो अजय ने कहा, मम्मी आपके पास पापा के इलाज के लिए पूरे पैसे तो हैं ना? तभी मैं आगे बात करूँगा, वरना देख लीजिए। अजय का इस तरह से पूछना शर्मिला जी को अंदर तक तोड़ गया। फिर भी अजय ने जो कहा उन्होंने चुपचाप सुन लिया। अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने बेटे के हाथों में खेती से आए पूरे पैसे रख दिए। तब जाकर भी अजय ने उन्हें डॉक्टर से दिखाया और इलाज शुरू करवाया। शर्मिला जी खुश नहीं थी पर पति की तबीयत के लिए वह कुछ कहती नहीं थी। पत्नी की आंखों में आंसू देखकर दयाराम जी बोले, शर्मिला यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा दम घुटता है, यहाँ मेरा मन नहीं लगता। मुझे यहाँ क्यों लाई? इस घर में मेरा दम घुटता है। यह बेटे का घर है, हमारा नहीं। यह बात तुम कब समझोगी? शर्मिला जी ने अपने आप को संभाला और बोली, आप चुपचाप आराम कीजिए। अब मैं इतना तो पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। यह डॉक्टर की दवाइयाँ मुझे समझ में आएंगी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसे भी बेटे बहू रखेंगे हम रह लेंगे। इलाज होते ही यहाँ से चले जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। शर्मिला जी ने अपने पति को दिलासा दिया। थोड़ी देर में ही मोहिनी भी अपने ऑफिस से आ गई थी। वह बेहद ही घमंडी और चिड़चिड़ करने वाली महिला थी, जिसे ना अपने सास ससुर की परवाह थी और ना ही घर की। उसको अजय ने ही मैगी बनाकर दी और अपने ऑफिस के काम में लग गया। पर मोहिनी एक बार भी अपने सास ससुर का हालचाल पूछने नहीं गई। इधर शर्मिला जी की बीपी की दवाई भी खत्म हो रही थी। शाम हो रही थी और अभी तक नौकरानी नहीं आई थी। उन्हें भूख लग रही थी। बहू की रसोई में सिर्फ बहू की इजाज़त से ही कोई जाता था, पर शर्मिला जी की भूख अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब उनसे रहा नहीं गया तो वह रसोई में जाकर 2 सैंडविच बनाने लगी। तभी मोहिनी रसोई में आई और गुस्से में शर्मिला जी के हाथ पर गरम गरम चिमटा रखते हुए बोली, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में आने की? आपकी हैसियत देखी है? गंदे कपड़े गंदे हाथों से मेरे बर्तनों को छू रही है। कहा था तेरे बेटे से किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ आओ, पर नहीं। न जाने उन्हें कौन सा भूत सवार था, पर मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। लो निकलो मेरे रसोई से और खबरदार जो इधर आई। शर्मिला जी फूट फूट कर रोने लगी। बहू ऐसा जुल्म मत करो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी और दवाई भी ख़त्म हो गई हैं। अब तुम ही बताओ, क्या मैं अपने बेटे के घर में कुछ भी खा नहीं सकती? क्या इतना भी मेरा अधिकार नहीं? मोहिनी गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोली, नहीं, कोई अधिकार नहीं है। अब वह बस मेरा पति है और भूख लगी है तो जाओ और किसी पड़ोसी से भीख मांगो और मेरी नज़रों के सामने से हट जाओ, वरना अभी हाथ जलाई हूँ। ज़्यादा बहस की तो तुम्हें ही जला दूँगी। गंदी औरत, मेरे पूरे किचन को गंदा कर दिया। इतना कहते हुए मोहिनी ने शर्मिला जी को धक्का मार के किचन से बाहर निकाल दिया। यह तो उनके साथ वहाँ
अक्सर होता ही रहता था। हद तो तब हो गई जब कुछ दिनों के लिए अजय काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया और उधर मोहिनी ने भी करीब 3 दिनों तक के लिए किचन में ताला लगा दिया था। एक रोज वह सो रही थी। शर्मिला जी तो अपनी भूख फिर भी बर्दाश्त कर लेती, परंतु दयाराम जी की तकलीफ उनसे देखी नहीं जाती थी। हार कर वह अपनी पड़ोसी के दरवाजे को खटखटाने लगी। दरवाजे से आवाज़ आने लगी। अंदर से आवाज़ आई, अरे कौन है जो इतनी तेज़ी से दरवाज़ा ठोके जा रहा है? अगर दरवाज़ा टूट गया तो क्या इसके पैसे कौन देगा? थोड़ा सब्र करो, आ रही हूँ। शर्मिला जी लगातार अपने पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाए जा रही थी और उधर न जाने किसे देख रही थी, मानो किसी से छुपकर पड़ोसी के दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अरे बिटिया, तुमने क्या खाना खा लिया? तुम तो हर रोज़ बाहर से खाना मंगवाती हो और ना जाने कितना खाना आता होगा। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो जब कभी तुम खाना पूरा नहीं खा सको तो क्या तुम मुझे दे दोगी? बड़ी कृपा होगी। हाँ, बस एक विनती है, इस बात की खबर मेरे बेटे बहू को ना हो, वरना वह बहुत नाराज़ हो जाएंगे। बेटा, अगर कल का कुछ खाना बचा है तो दे दो ना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। शर्मिला जी अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की से कहती हैं। वह लड़की चिल्लाती हुई बोली, क्या आंटी जी, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार खटखटाने पर अगर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है तो बार बार नहीं खटखटाना चाहिए। यह टूट गया तो क्या आपका बेटा इसे ठीक करवाएगा? पूछूं जाकर उससे, बोलो। और यह क्या है, रोज़ रोज़ आप भिखारी की तरह कभी मेरे तो कभी किसी और के दरवाजे पर खाना मांगने आ जाती हैं। मैंने देखा है आप बगल वाली आंटी के पास भी कुछ ना कुछ मांगने ही चली जाती हैं। क्या आपके बेटे बहू आपका ख्याल नहीं रखते हैं? और अगर नहीं रखते हैं तो आप लोग वापस अपने गांव क्यों नहीं चले जाते हैं? क्यों रहते हैं उनके साथ? बोलिए। मोहिनी भाभी और अजय भैया वैसे तो बड़ी शान से घूमते हैं, अपने माँ बाप को खाना तक नहीं देते क्या? शर्मिला जी सकपका गई और बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा बेटा बहुत ख्याल रखता है, पर तुम उनसे यह सब बातें मत पूछना। आज के बाद मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी कुछ मांगने नहीं आऊँगी। खुश रहो। इतना कहकर वह वहाँ से चली गईं। शर्मिला जी, जो अपने जीवन में इतने दुखों को झेलकर अब अपने बेटे बहू के साथ घर में रह रही थी, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनका जीवन दुखों से भरा ही रह जाएगा। बेटा था जो माँ बहन की इज्जत तो करता था, पर अपनी पत्नी से बहुत डरता था। एक बेटी थी जो अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को निभा रही थी। उसे अपने दुखों से वह दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए जब कभी बहू खाना नहीं देती थी तो आस पड़ोस के लोगों से बचा हुआ खाना मांगने चली जाती थी। पर आज तो खाली हाथ लौटना पड़ा। जैसे ही दया राम जी की नज़र उन पर पड़ी, दया राम जी बोले, क्या हुआ शर्मिला, क्या तुमने खाना नहीं बनाया? मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। शर्मिला जी रोने लगी और बोली, सच कहा था आपने, पिता के घर पर बच्चों का अधिकार होता है,
पर बेटे के घर पर माँ बाप का कोई अधिकार नहीं होता। आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। इतना कहते हुए वह रसोई में गई और कल रात की रोटी को पानी में भिगोकर ताज़ी रोटी कहकर दयाराम जी को खिलाकर दवाई देकर सुला दी और वापस लौटकर अपना काम करने लगी। शर्मिला जी झूठे बर्तनों को साफ कर रही थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। शर्मिला जी ने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था, तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया। उधर से बेटी की आवाज़ आई, माँ कैसी हो, क्या कर रही थी? शर्मिला जी अपने आंसुओं को छुपाकर बोली, बस बैठी बैठी काजू खा रही थी। तुम्हारे भाई भाभी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, तुम यहाँ की चिंता मत करो। दोनों की आवाज़ों से मोहिनी की नींद खुल गई और वह चिल्लाते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई मेरे फ़ोन को हाथ लगाने की? कुछ दिन पहले रसोई को हाथ लगाया था तो याद है ना क्या हुआ था? अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? घर के काम आपसे होते नहीं और बिना पूछे मुझसे फ़ोन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? शर्मिला जी ने झट से फ़ोन रख दिया, यह सोचकर कि कहीं बेटी के सामने राज खुल न जाए जो आज तक वह अपने सीने में छुपाकर रखी है। लेकिन बेटी को जो सुनना था वह सुन चुकी थी। शर्मिला जी बोली, बहू वह तुम्हारी ननद अर्पिता का फ़ोन था, वो हालचाल पूछ रही थी, पर मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मेरा विश्वास करो। मोहिनी बोली, अगर नहीं सुनी हो तो ही अच्छा है, वरना ऐसा ना हो कि आपके किए की सज़ा आपके बीमार पति को भुगतना पड़े। आप बहुत जिद्दी हो गई हैं, एक बार सज़ा मिलने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। लगता है अब आपकी हड्डी पसली तोड़नी ही होगी। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? पूरा कमरा गंदा पड़ा हुआ है, साफ कौन करेगा? तुम्हारा बाप खुद तो खा पी कर मोटी होती जा रही हैं, एक कमरा तक साफ नहीं कर सकती। जाओ और काम करो। इतना कहकर मोहिनी अपने कमरे में ताज़ी हवा लेने चली गई। करीब 2 हफ्ते बाद शर्मिला जी थकी हुई अपने कमरे में आराम कर रही थी और उधर मोहिनी अपना ऑफिस का सारा काम निपटा कर कमरे में आराम कर रही थी। तभी बेल बजी। जैसे ही मोहिनी ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी ननद को देखकर उसका मुंह बन गया। उसने सोचा था सारा दिन घर पर आराम करेगी, पर अब तो हो गया। हालांकि ऐसा कभी नहीं था कि वह अर्पिता के आने पर कभी खुश हुई हो या उसके लिए कुछ किया हो या उसे प्यार से गले लगाया हो। नमस्ते अर्पिता जी, आ गई? वही तो मैं इनसे कह रही थी कि कोई आपका अपना ही होगा जो इतनी देर से डोरबेल बजा रहा है, अंदर आइए। इतना कहकर मोहिनी अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते वक्त पति को अंदर आने का इशारा की और बोली, देख लिया कौन आया है, चलो जाओ और जाकर उन्हें हैंडल करो, जीना हराम करके रखा है। पहले तुम्हारे माता पिता परेशान करते हैं और अब आए दिन ऐसे ऐसे लोग घर में आ रहे हैं। अजय बोला, यह कैसी बात कर रही हो? कल को अगर हमें अर्पिता के घर जाना पड़ा तो क्या
वह भी हमें ऐसी ही नज़रों से देखेगी? और तुम तो जानती हो बाबूजी अपने पैसों से अपना इलाज करवा रहे हैं। यहाँ तक कि जब से आए हैं घर का खर्चा भी मैं उन्हीं की जेब से निकालता हूँ। फिर भी तुम नाराज़ रहती हो। हर लड़की की तरह उसे भी अपने माँ बाप की याद आती होगी। अब माँ बाप गांव में हैं नहीं तो यहाँ चली आई। तुम चिंता मत करो, जल्दी ही चली जाएगी। मोहिनी गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोली। माँ बाप की इतनी ही याद आती है तो अपने माँ बाप को अपने पास क्यों नहीं ले जाती है? भाई माँ करके चली आती है, कभी कुछ देने तो नहीं आती, बस लेने ही आ जाती है। अजय बोला, अर्पिता आई है तो खुश होने की जगह ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? मुंह बनाते हुए बोली अर्पिता। होगी तुम्हारी, और वैसे भी इन्हें मेरा संडे बर्बाद करने का हक किसने दिया? पता नहीं क्या मिलता है, जब भी आती है रविवार को ही चली आती है। अब यहाँ बैठो और जाओ उनके पास, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। ध्यान रहे मुझे परेशान मत करना। अजय बोला, अरे आराम करना है तो कर लेना, किसने मना किया है तुम्हें? पर थोड़ी देर तो उसके पास बैठो, वरना उसे शक हो जाएगा कि माँ बाबूजी के साथ तुम अच्छा व्यवहार नहीं करती हो, और घर आए मेहमान के साथ वैसे भी कोई ऐसा बर्ताव थोड़ी करता है। चलो ना मेरी खातिर, प्लीज़ मोहिनी, वो तुम्हारी बहन है, तुम खुद चाय पानी दे दो। मैं तो कहती हूँ पूरा घर उसके नाम लिख दो, और साथ में अपने उस माँ बाप को भी उनके साथ भेज देना। काम ना काज के, दुश्मन अनाज के। मुझे आराम करने दो और जल्दी से अपनी बहन को यहाँ से विदा करो। इतना कहते हुए वह मुंह फेर कर लेट गई। उसका ऐसा रूप देखकर अजय ने भी चुप रहना ही ठीक समझा और चुपचाप वहाँ से चला गया। बाहर अर्पिता को बैठा देख अजय उसके पास गया और बोला, कैसी हो अर्पिता? अकेली आई हो? सोना को भी साथ लाती। और यह क्या, दामाद जी भी नहीं आए? आते तो कितना अच्छा लगता। तभी पीछे से शर्मिला जी बोली, बेटा इसका आना ही बहू को पसंद नहीं, और तुम पूरे परिवार को बुलाना चाहते हो। क्यों हमारे लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते? तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को 2 रोटी देने में तो तुम लोगों को दिक्कत होती है, फिर तुम्हारी बहन और उसके परिवार को क्या 2 वक्त का खाना खिला पाओगे? तिरछी नज़र से अजय अपनी माँ को आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा किया और पीछे मुड़कर अपने कमरे की तरफ देखा। फिर बोला, माँ क्यों बैठे बिठाए मुसीबत को बुलावा देती हो? जानती हो ना अपनी बहू को। फिर भी यहाँ पापा जी के इलाज के लिए हो तो वह करवा लो और शांति से चली जाओ। यही हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। बेटे की बात सुनकर दयाराम जी पत्नी से बोले, शर्मिला जी अजय सही कह रहा है, चुप रहने में ही भलाई है। यह हमारा घर नहीं है, शायद तुम भूल रही हो। हम यहाँ मेहमान हैं। पिता की बातों को सुनकर अजय बोला, खैर छोड़िए इन बातों को। दुख भरी बातें तो आप लोगों की ख़त्म ही नहीं होती। और बताओ अर्पिता, सब कैसे हैं? अर्पिता बोली, घर में सब ठीक हैं। तुम बताओ भाई, तुम कैसे हो? और माँ आप कैसी हैं? अजय बोला, मैं कैसा रहूँगा
जब घर में दिन रात कलह रहे और बीमार को सुबह से शाम तक देखता रहूं तो मन कितना अच्छा रहेगा। तुम बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाता हूँ। अर्पिता चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि उसका आना भाई भाभी को पसंद नहीं था, पर माँ के प्यार का मोह उसे वहाँ खींच लाता था। इसी मोह में बंधी हुई थी, इसलिए तो महीने में एक बार जरूर माँ से मिलने आ जाती थी। पहले माता पिता मायके में रहते थे तो उसे सोचना नहीं पड़ता था, पर भाई इसी शहर में था तो न चाहते हुए भी वह आ जाया करती थी। शर्मिला जी रोते हुए बेटी के गालों को स्पर्श करके बोली, बेटा इनको तो हमारा रहना ही खटकता है, फिर तुम क्यों बार बार हमसे मिलने के लिए यहाँ आ जाती हो? जानती हो ना अपने भाई और भाभी को, यह तुम्हारा मायका नहीं है, इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। शर्मिला जी ने रोने लगी और दयाराम जी उन्हें हिम्मत देने लगे। अचानक से ननद की नज़र अपनी माँ के जले हुए हाथ पर पड़ी और वह बोली, माँ यह आपके हाथ को क्या हुआ? कैसे जला या किसी ने जला दिया है? बताओ ना माँ, यह कैसे? जैसे ही अर्पिता ने उनके हाथों को छुआ, शर्मिला जी की चीख निकल गई। अब क्या बताऊँ बेटा, बहू आराम कर रही थी, मैं रोटी बना रही थी, शायद उसी में चिमटे से जल गया होगा। अर्पिता ने माँ का हाथ अपने सर पर रखा और बोली, माँ आपको मेरी कसम, सच बताओ कैसे जला? और वैसे भी आप मुझसे अब कुछ छुपा नहीं सकती, क्योंकि उस दिन फ़ोन रखने से पहले ही मैंने भाभी की कड़वी बातों को सुन लिया था, तभी यहाँ आने का निश्चय कर लिया था। लेकिन आप अपने मुंह से सच्चाई जानना चाहती हूँ, बताइए ना माँ क्या हुआ? शर्मिला जी रोते हुए धीरे से बोली, अपने भाई से मत कहना, बेकार में मेरी वजह से कलेश करेगा। बुढ़ापे में यह पेट न जाने क्या क्या करवाए। फिर रोते रोते शर्मिला जी ने अपनी और अपने पति पर हुए अत्याचार को बताया। माँ की दर्द भरी बात को सुनकर अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत से अपने बैग से दवाई निकाली और माँ के जले पर लगाकर बोली, माँ यह रख लो, इसे लगाओगी तो ठीक हो जाएगा। कितनी बार कहा है, चलो ना मेरे साथ, वहीं रहना, पापा जी का इलाज भी तो हो सकता है। शर्मिला जी बोली, नहीं बेटा, बेटी के ससुराल में माँ बाप का रहना अच्छा नहीं है। जब बेटे का घर ही अपना नहीं है तो तुम्हारे घर को हम अपना कैसे कह सकते हैं? शायद हमारी किस्मत में ही यह अपमान लिखा होगा। अर्पिता के पिता बोले, नहीं शर्मिला, यह हमारी किस्मत में नहीं लिखा है। हम चाहें तो अभी अपनी किस्मत से लड़ सकते हैं। मैंने कहा था तुमसे मुझे इलाज के लिए यहाँ नहीं आना, पर तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ चला आया। अब यह अपमान मुझसे भी अब सहा नहीं जाता है। रोज़ रोज़ जिल्लत की रोटी को खाकर किसका भला हुआ है? बोलो, अभी भी कहता हूँ, चलो वापस, यह हमारा घर नहीं है। अर्पिता बोली, माँ याद है एक समय था जब हमारे घर में भी हमारी बातें हंसी गूंजा करती थी। पापा जी हर शाम हमारे लिए जलेबी और पकोड़े लाया करते थे और हम सब मिल बैठकर खाते थे। ना जाने कहाँ चला गया वह प्यार व अपनापन।
कहते हुए सब पुरानी बातों को याद करने लगे। अर्पिता बोली, याद है माँ, आपका तो बस एक ही सपना था कि भाई अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, जिसके लिए आपने कितनी मेहनत की थी। शायद भाई वह भूल गया। आप तो बस इतना ही चाहती थी कि वह काबिल हो जाए और बाबूजी को आराम और आप दोनों को सम्मान की जिंदगी दे सके। पर शर्मिला जी बोली, हाँ याद है, मैं भी अगल बगल की औरतों के लिए अचार मुरब्बा बनाकर थोड़े पैसे कमाकर अपने पति की मदद करती थी, पर इनको यह बात पसंद नहीं था। दयाराम जी भी अपनी तकलीफ़ भूलकर बोले, अच्छा तो इसलिए तुम छुपाकर बाहर चली जाती थी। जानती हो अर्पिता, कभी किसी का काम अगर खराब हो जाता तो खड़े खड़े वह तुम्हारी माँ को 4 बातें सुनाने लगता था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। दिन रात यह काम ही करती रहती थी, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी संभालने का काम भी इसने शुरू कर दिया। तब 1 मिनट भी इसे आराम नहीं मिलता था। बेटे को पैरों पर जो खड़ा करना चाहता था, इसलिए तो यह खूब मेहनत कर रही थी। और तुम भी तो अपनी माँ की मदद करती थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि दामाद जी और उनके माँ बाप ने कभी इसके लिए तुम्हें रोका नहीं, तभी तो हम मिलजुल कर सब घर संभालते थे। अर्पिता बोली, हाँ बाबूजी। फिर वो दिन आया जब अजय पढ़ लिख कर एक जॉब करने लगा। माँ को लगा उनकी तपस्या सफल हुई है, अब बेटा लायक बन गया है तो शायद बुढ़ापा सुख से बीतेगा। पर जॉब के दौरान ही उसकी मुलाकात मोहिनी से हुई और वह उसको पसंद आ गई और कुछ ही दिनों में दोनों ने शादी कर ली और हमें बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। क्या हम इसके अपने नहीं थे? कहते कहते वह रोने लगी। भाई की शादी से एक बहन को जितनी खुशी होती है यह बयान नहीं किया जा सकता। तो अर्पिता भी बहुत खुश थी, पर मोहिनी को अर्पिता बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि यह सब गांव के गंवार हैं, जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मोहिनी और अजय दोनों जॉब करते थे, इसलिए उनका रहन सहन बहुत उच्च था। अर्पिता और उसके पति के मध्यवर्गीय परिवार के लोग कहीं से भी उन दोनों का कोई मेल नहीं। इसी वजह से अर्पिता भी इस शहर में रहते हुए भाई के घर आना धीरे धीरे कम कर दी थी। पर माँ बाप की चिंता उसे खींच लाती थी। अगले रोज़ जब अर्पिता जगी तो देखा शर्मिला जी बर्तन धो रही थी और वहीं मोहिनी पैरों में नेल पॉलिश लगा रही थी और शर्मिला जी से कह रही थी, आपकी बेटी को तो घर के कामकाज करने की आदत है, आज का काम उससे करवा लेती। चलो छोड़ो, बस आप इतना याद रखो, बेटा इतना कमाने लगा है तो उन पैसों को देखकर अपनी हैसियत मत भूलना। बर्तन धुल के फिर फटाफट मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो और मुझे दीजिए, मुझे ऑफिस भी जाना है। और हाँ याद रखिए, खबरदार जो कामवाली के लिए अपने बेटे को उकसाया तो कामवाली के महीने का पैसा क्या तुम्हारा पति देगा? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना अर्पिता के मुंह से चीख निकल गई। वरना क्या भाभी, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? अगर माँ बाबू जी का यहाँ रहना आपको पसंद नहीं तो भाई से कहना था, क्यों बुलाया इनको यहाँ?
मोहिनी हड़बड़ा कर अपनी जगह पर खड़ी हो गई और बोली, अरे अर्पिता, अपने घर का काम करने में क्या शर्म। अर्पिता बोली, तो आप कर लो ना। आप भूल रही हैं, अगर पिता जी की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता है तो बेटे की संपत्ति पर भी उसके माँ बाप का अधिकार होता है। उस हिसाब से यह घर उनका भी हुआ। क्यों? अर्पिता कुछ और कहती है, उससे पहले शर्मिला जी ने उसे रोक दिया और बोली, बेटा, जो जैसे चल रहा है चलने दो, बस तुम्हारे बाबूजी का इलाज हो जाए, फिर मैं यहाँ से अपने आप चली जाऊँगी। सच कहा किसी ने, पिता का घर बेटे का होता है, पर बेटे का घर माँ बाप का नहीं होता। बेटा, मोहिनी की बातों का बुरा मत मानो, देखना एक दिन बहू को समझ में आ जाएगा। अर्पिता बोली, माँ, ना जाने वह दिन कब आएगा और कब भाभी को अपनी भूल का एहसास होगा, कब वह आपको इस घर की नौकरानी न समझकर अपनी सास या माँ समझेगी। इतना कहकर दोनों माँ बेटी कमरे में जाकर अपना सुख दुख बांटने लगी। समय बीता। अजय का बर्थडे था। बहुत सारे मेहमान आए थे। अर्पिता के ससुराल वाले बधाई देने के लिए रोहित के साथ आए और मोहिनी के मायके के सभी लोग आए थे। उधर दयाराम जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो वह अपने कमरे में ही ज़्यादा रहते थे और रोज़ भगवान से मनाते थे कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और अपने घर चले जाएं। अब अर्पिता वहीं थी, तो भाई की खुशी में शामिल होने के लिए घर को सजा रही थी। तभी मोहिनी वहाँ आई और बोली, यह आप क्या कर रही हैं? मोहिनी के टोकने पर अर्पिता तुरंत रुक गई और बोली, भाभी, आज इतना शुभ दिन है, आज भाई का बर्थडे है, तो मैंने सोचा शुरुआत घर के दरवाजे से करती हूँ और फिर यह रंगोली बहुत शुभ होती है। इसे मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। मोहिनी गुस्साते हुए बोली, मैं नहीं मानती इन सब ढकोसला को। आप दरवाजे पर यह सब बेकार चीज़ नहीं बनाओगी, समझी? भगवान के लिए मेरे घर को गंदा मत कीजिए। और जहाँ तक घर में सुख शांति की बात है, वह तो आप लोग चाहेंगे तभी बना रहेगा। बहू की बातों से जहाँ शर्मिला जी दुखी हुई, वहीं अर्पिता भी बहुत हैरान थी। फिर भी सबके सामने मुस्कुराते हुए अपने घर वालों के पास जाकर खड़ी हो गई। मोहिनी ताना मारते हुए बोली, ननद रानी, आपको जो करना था अपने मायके में आप सब कर चुकी हैं। इस घर में बिना मुझसे पूछे एक चीज़ भी इधर उधर नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि मम्मी जी सही कह रही हूँ ना। अपनी बेटी को आप समझाएंगी या समझाऊं? बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर शर्मिला जी को डराने की कोशिश की तो अर्पिता आगे बढ़कर बोली, नहीं, किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। कहते कहते अर्पिता की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने अपने पति रोहित की तरफ देखा तो रोहित ने इशारे से चुप रहने को बोला। आज तक जो बात घर के चार दीवारी के अंदर थी, आज बाहरी लोगों के सामने आ गई और सब कानाफूसी करने लगे। जब यह बात अजय को भी पता चली तो दोनों पति पत्नी वहीं
रिश्तेदारों के सामने लड़ पड़े। यह देखकर अर्पिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उसने उन दोनों को चुप रहने की कोशिश की, पर मोहिनी ने उन पर फिर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, अब तो मिल गई ना आपके कलेजे को ठंडक। मेरे घर की शांति भंग करके आपके मन को बड़ा सुकून मिल गया होगा ना। एक तो आपके बीमार माँ बाप को अपने साथ रख रही हूँ, फिर आप क्या लेने के लिए ऐसे हरकतें करती हैं। बेवजह मेरा जीना दुश्वार करके रखा है। इतना कुछ सुनने के बाद रोहित अर्पिता को लेकर घर चलने को कहा तो शर्मिला जी हाथ जोड़कर बहू की तरफ से माफ़ी मांगने लगी। रोहित अपनी सास का हाथ पकड़कर बोले, नहीं मम्मी जी, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं। अब घर की बहू भी समझदारी से काम न ले तो सास कितना रिश्तों को बचाएंगे। पर मैं तो यही कहता हूँ कि पापा जी को ले जाकर घर पर ही इलाज करवाइए, और कुछ नहीं तो हमारे घर पर चलिए। हमारे घर पर बड़े बुजुर्गों की बहुत ज़रूरत है। आपको माता पिता से कम नहीं समझेंगे, पर बेटा भी आपकी इज्जत नहीं कर पा रहा है तो आप क्यों इस घर में रहती हैं। तभी वहाँ मोहिनी आई और बोली, नंदोई जी, आपको हमारे घर के मामले में दखल न दें तो अच्छा है। यहाँ आने के लिए परमिशन क्या दीदी, आप तो सर पर चढ़ने लगे। अपनी बीबी को लीजिए और निकल जाइए यहाँ से, यही आपके लिए अच्छा होगा। मोहिनी का इतना कहना फिर दयाराम जी और शर्मिला जी के सब्र का बांध टूट गया। शर्मिला जी आगे बढ़ीं और मोहिनी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया और बोली, बेशर्म औरत, ना तो तू अपने माँ बाप की इज्जत करती है, ना सास ससुर की। अब तू हमारे दामाद से गलत बात करने लगी, उसकी बेइज्जती करने लगी। यह अधिकार तुझे किसने दिया। जिस दिन हम अपने पर आ जाएंगे तुम्हारा सारा घमंड निकल जाएगा। इस घर में जो इतने साल से रह रही हो, क्या कभी तुमने अपने पति से पूछा यह घर किसके दम पर उसने खरीदा है। इस घर में सारे पैसे मेरे पति के लगे हैं। आज के आज हमारे दिए गए सारे पैसे को तू वापस कर या फिर इस घर से बाहर निकल जा। हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, पर इस घर में तुम्हें भी अब नहीं रहने देंगे। अजय इधर उधर देखने लगा और माँ को समझाने की कोशिश करने लगा। तभी दयाराम जी सामने आए और बोले, नहीं, अब समझाने और समझने का समय बीत चुका है। तुम इस लायक नहीं हो कि मेरे घर में रह सको। हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, गांव में जाकर अपना इलाज करवा लेंगे। डॉक्टर से मैंने बात कर लिया है, वह दवाई यहाँ से भेज देगा, पर इस घर में अब हम तुम्हें नहीं रहने देंगे। हमारी सारी संपत्ति हम दान में दे देंगे, पर तुम जैसे नालायक बेटे को तो कुछ भी नहीं देंगे। सुन लीजिए आप लोग, आप मोहिनी के माता पिता हैं, पर आपकी बेटी ने ना तो कभी हमारी इज्जत की, ना हमें 2 वक्त का खाना ढंग से दिया, तो क्यों दें हम अपनी संपत्ति। पिता के घर पर बेटे का अधिकार है, पर बेटे के घर पर क्या माँ बाप का अधिकार नहीं। अगर ऐसा है तो अपने पैसों से अपना घर बनवाएं। चलो शर्मिला, हम चलते हैं। अर्पिता, तुम भी जाओ अपने घर, कल हम भी यहाँ से चले जाएंगे और लौटकर यहाँ मत आना। तुम अपने मायके आना। वो दोनों अपने पिता के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे तो दयाराम जी ने एक जोर का थप्पड़ उसे लगा दिया और बोले, क्यों, मेरे पैसों से तू मेरा इलाज करवाता है,
तो अपना इलाज तो मैं गांव में बैठकर भी करवा सकता हूँ। संभालो अपनी घमंडी बीबी को और रहो जहाँ रहना है, पर मेरे घर से निकलो और खाली करो, वरना पुलिस में शिकायत कर दूँगा। क्योंकि जब घर तुम लेने गए थे तो उस पर मेरे ही दस्तखत करवाए थे ताकि टैक्स नहीं देना पड़े, तो उस हिसाब से मेरे सारे पैसे मुझे वापस करने होंगे। चलो। इतना कहते हुए दयाराम जी ने शर्मिला का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में चले गए। अगले दिन दामाद ने ससुर का टिकट करवाया और इज्जत के साथ ट्रेन में बैठा दिया। दोनों खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगे। इधर अजय और मोहिनी को ना चाहते हुए भी वह घर खाली करना पड़ा, क्योंकि रोहित की जान पहचान के वकील को दयाराम जी ने सब कुछ देखने की जिम्मेदारी दिया था। आखिर फिर वो दिन आया जब दोनों को वह घर खाली करके जाना पड़ा। अब वह दर दर भटक रहे थे। माँ बाप ने भी घर में घुसने नहीं दिया और यह कहा कि जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती, उनकी इज्जत नहीं कर सकती, वह हमारे घर में रहने लायक भी नहीं है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारी बहू भी हमसे नाराज़ रहती है। वह तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे जैसी वह नहीं है, तो हमसे अब कोई उम्मीद मत रखना। अब तुमने जैसा किया है अब वैसा ही भुगतो। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।